नमस्कार, मैं हूं आदिल खान और आईना वर्ल्ड न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ शहर की जानी मानी हस्ती राजेंद्र पटेल जी मौजूद हैं। राजेंद्र पटेल जी ग्राम बैरसिया से ग्राम धमर्रा से निवास करते हैं। फिलहाल में भोपाल में इनका निवास है और एक किसान होने के नाते आइए हम इनसे बात करते हैं कि किसानों की मूलभूत समस्याओं के बारे में। सबसे पहले तो राजेंद्र पटेल जी, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी। राजेंद्र पटेल जी, किसान होने के नाते सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि आज देखा जाए तो दोबारा से जो मध्य प्रदेश की सरकार बनी थी, तो मध्य प्रदेश की सरकार के पास एक मुद्दा था किसान आत्महत्याएं, किसानों की कर्ज माफ़ी। तो आप कहां तक इस पर सहमत हैं कि किसानों की आत्महत्याएं जो किसान खुद करता है वो अब रुक चुकी हैं, या फिर सरकार उस पर लगाम लगाने के लिए काफ़ी हद तक किसानों के प्रति जागरूक हो चुकी है? साथियों, जैसा कि आपने प्रश्न किया है, ये दरअसल बड़ा गंभीर प्रश्न है और इन सब चीज़ों के उत्तर देने से पहले मैं एक छोटा सा परिचय और अपना देना चाहूँगा कि मैं केवल एक गांव का किसान भर नहीं हूँ। मैं 27 वर्ष जो है प्रिंसिपल भी रहा, हायर सेकेंडरी सावित्री विद्यापीठ स्कूल को रन करता रहा और यहाँ भोपाल में भी मैं काफ़ी कोचिंग में अपना योगदान अपनी स्वैच्छिक शिक्षाओं को प्रदान करता रहा। जैसा आपने प्रश्न किया है गांव के किसान और उसकी आत्महत्या और सरकार इस विषय में क्या कर पा रही है और वो इसमें सफल है अथवा नहीं, तो इस संबंध में चूँकि मैं खुद एक खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति भी हूँ, मेरे पास ज़मीन भी है, मेरे पिता, मेरा परिवार पिछले 150 सालों से हमारा परिवार खेती से भी जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये प्रश्न आपने एक ऐसे व्यक्ति से पूछा जो इस काम से जुड़ा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि काम किसी और का होता है और जवाब वो देता है जो कांच के अंदर शोरूम में बैठा हुआ है। स्वाभाविक है, वो क्या जवाब देगा किसानों के विषय में। किसान की समस्या को किसान से अच्छा कोई समझ नहीं सकता। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने तो ये भी कहा है कि हम किसान की आय को दोगुना करेंगे। अब सवाल ये है कि दुगना किसान की आय को सरकार करेगी, पर अभी तक ज़मीन पर यह नहीं दिखाई दे रहा है कि कैसे करेगी। ऐसी कौन सी टेक्निक है सरकार के पास, या कौन सी प्लानिंग है, ऐसी कौन सी योजना है जिससे कि किसान की आय दुगनी होगी। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि किसान की आय दुगना तो पीछे होगी, पहले उसकी आत्महत्याएं ही बंद हो जाएं तो बहुत है। जब उसकी आत्महत्या रुकेगी तब जाकर के दुगने का सवाल पैदा होगा। आज भारतवर्ष के अंदर कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ किसानों ने आत्महत्याएं न की हों, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो और साउथ के भी कई ज़िले हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी किसान नाम की चीज़ है वो आत्महत्या के दर्द से गुजर रहा है। सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आज पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ ग्राम है, ऐसा कोई ग्राम नहीं है और ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर किसानों ने आत्महत्याएं नहीं की हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आखिर इतनी किसानों की आत्महत्याएं की वजह क्या है? इनके पीछे किसानों ने अभी जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 2 लाख किसानों की कर्ज माफ़ी 50,000 रुपये से की थी और उन्हें एक पहल की थी, तो उसको लेकर भी अभी क्या गंभीर विषय है जो कि किसान इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। किसान इसलिए आत्महत्या करता है कि सरकारें ये सोचती हैं कि हम किसान की मदद ऋण माफ़ी करके दे देंगे, लेकिन किसान और विशेष तौर पे व्यक्तिगत तौर पे मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऋण माफ़ी किसानों की समस्या का समाधान नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ऋण माफ़ी नहीं, ऋण मुक्ति का कोई साधन अगर सरकार करती है तो वास्तव में वो किसानों की मदद होगी।
तो ऋण की मुक्ति का कोई विधान अभी तक किसी भी सरकार ने, मैं किसी एक सरकार के विषय में नहीं कह रहा हूँ, मुझे बीजेपी या कांग्रेस से मतलब नहीं है, पिछले 70 सालों से जो भी सरकारें इस देश पर आई हैं, राज करती रही हैं, उन्होंने किसानों के समाधान के लिए वास्तव में कोई प्रयास किया ही नहीं है। सवाल आता है सर, आप किसानों के ऋण मुक्ति की बात करते हैं, चलिए मैं आपकी बात को काटते हुए, मुझे माफ़ करिएगा, मैंने आपकी बात को काटा है, तो आप जो सरकार के अभी तक उठाए गए कदम हैं उन पर किस तरह से आप सहमति जताते हैं, और अगर सहमति नहीं होती आपकी तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? मैं सारी बात करूंगा, लेकिन पहले उस बात को मैं पूरी करूंगा जिससे ये पता लगे कि आखिर किसान आत्महत्या कर क्यों रहा है, हमें उसे भी जानना पड़ेगा। हम उस कारण को नहीं जानेंगे तब तक उसके समाधान की तरफ नहीं पहुंच सकेंगे। तो हम ये सोचें पहले कि किसान आखिर आत्महत्या क्यों करता है, सरकार ऐसा क्या करे कि आत्महत्याएं रुक जाएं। तो किसान इसलिए आत्महत्या करता है कि जो रासायनिक खेती, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन जो 8 से 60 वर्ष पूर्व यहाँ आया था, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय से इस हरित क्रांति, उस सरकार ने जो उस समय निर्णय लिया इस हरित क्रांति को चलाने का, वो बेजा नहीं था, वो उस वक्त की मांग थी। लेकिन उस हरित क्रांति ने क्या दिया हमें? रासायनिक खाद दिए, गोबर दिए, पेस्टिसाइड दिया, कीटनाशक दिए, और उनके उपयोग करते करते ये धरती बंजर हो गई। आज रासायनिक खादों की हालत ये है कि जो उत्पादन पहले 10-20 किलो यूरिया और डीएपी डाल करके हो जाता था, वो आज जितना अनाज बोना है उससे दुगनी बोरियों को खाद देना पड़ रहा है, और खाद का रेट साल दर साल बढ़ रहा है। खाद बढ़ रहा है, उत्पादन हो नहीं रहा है, तो नतीजा ये होता है कि वो किसान कर्जदार हो जाता है। कीटनाशक 1000, 1500, 2-2 रुपये लीटर बिक रहा है, खाद की बोरियां 1500-2000 रुपये की प्रति बैग बिक रही है, और ये सब क्या कर रहे हैं? खेत को बंजर। इससे अगर उसका उत्पादन बढ़ता तो भी मानते कि चलो भाई इतनी लागत लगा के किसान जीत गया, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम नहीं देख पाए कि इतने वर्षों में किसान की ज़मीन को बंजर की गई, उसकी ज़मीन आज उत्पादन के लिए नहीं बची। अब तो हालत ये हो गई जैसे कोई व्यक्ति जर्दा खाता है, गुटखा खाता है, और थोड़े दिनों बाद क्या हो जाता है, उसे गुटखे की आदत हो जाती है, फिर उसे छोटा सा गुटखा 1 पाउच से काम नहीं चलता, फिर वो 2 पाउच खाता है, फिर वो 3 पाउच खाता है। इसी तरह से हमारी धरती माता का हाल है कि पहले जो उर्वरक डलता था, कीटनाशक डलते थे, वो कम में उत्पादन देती थी, अब उसे ज़्यादा चाहिए और ज़मीन बंजर हो रही है। उसका नतीजा ये हुआ कि किसान की लागत बढ़ गई, उत्पादन उसको मिला नहीं, और जब लागत बढ़ गई, उत्पादन नहीं मिला, तो लिहाजा वो कर्जदार हो गया, साहूकार से कर्ज लेने लगा। अब साहूकार से, बैंकों से जो उसने कर्ज लिया है, वो कर्ज तो उसने ले लिया, लेकिन उसकी फसल मारी गई, फसल हुई नहीं, ज़मीन बंजर हो गई। और जब बैंक का आदमी किसान के घर पे पहुंचता है तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। वो विचार करता है मैं कहाँ जाऊं। क्यों? क्योंकि गांव में किसान बड़ी सम्मान के साथ रहता है, गांव में किसान को सब लोग जानते हैं, और जब कोई गाड़ी वसूली के लिए पहुंचती है तो किसान का आत्मसम्मान छार छार हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं जो उसके सम्मान को भी ठेस पहुंचा रही हैं, उसकी समृद्धि को भी ठेस पहुंचा रही हैं, तो स्वाभाविक है वो आत्महत्या करता है, फांसी के फंदे को अपने गले से लगाता है। अब आप अगर चाहेंगे तो मैं अगले क्वेश्चन का उत्तर दे सकता हूं। आपने काफ़ी किसानों को लेकर समस्याएं हमारे सामने रखी हुई हैं, और काफ़ी आपने शुरुआत से लेकर अभी तक बताया कि किस तरह से किसान एक कर्ज रूपी एक जाल में उलझता जाता है और आखिरी में बेबस हो जाता है। तो इसका सर समाधान क्या होगा? आखिर किसानों के पास क्या समाधान है जो कि इस तरह से आत्महत्याएं ना करें और सरकार उनकी इन परेशानियों को समझे? इसके लिए जैसा कि किसान भी जानता है, सरकारें भी जानती हैं, और आप और हम सब समाज के लोग भी इस बात को जानते हैं कि आज महंगाई कितनी हो चुकी है। आज एक किसान जब खेती प्रारंभ करता है तो खेती प्रारंभ पीछे करता है, सबसे पहले उसकी लागत शुरू हो जाती है। कहाँ से लागत शुरू हो जाती है? उसे खाद खरीदना होता है, उर्वरक खरीदना होता है, कीटनाशक खरीदना होता है, ऑयल खरीदना होता है, डीजल खरीदना होता है, पेट्रोल खरीदना होता है, ट्रैक्टर खरीदना होते हैं, अन्य कृषि के औजार खरीदने होते हैं।
और इन सब में वो इतना बर्बाद हो चुका होता है कि जो चीज़ें वो खरीद रहा है और उनके लिए जो लागत लगा चुका है हकाई में, जुताई में, वो उतने उत्पादन जब नहीं देखता तो वो कर्ज में चला जाता है। तो सबसे पहला काम तो हम ये देखें कि किसान की खेती जो आज इतनी लागत वाली हो गई है, हम उसकी कर्ज की माफ़ी को ना करें, हम ये देखें कि इस लागत को कैसे घटाया जा सकता है, इस लागत को कैसे कम किया जा सकता है। आज सरकार एक और काम में लगी हुई है कि जब किसान की लागत बढ़ जाती है तो सरकार उसके उत्पादन का समर्थन मूल्य बढ़ा देती है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये कोई ठीक रास्ता नहीं है कि अगर किसान के पास परेशानी है या उसने लागत ज़्यादा लगाई है तो आप उसके समर्थन मूल्य को बढ़ा दो। उसके समर्थन मूल्य को बढ़ जाएगा तो फिर वो ज़्यादा महंगा हो जाएगा, ज़्यादा महंगा बेचना भी एक समस्या हो जाएगी। ये वास्तव में देखा जाए तो किसान और किसान के बाज़ार का कोई समाधान नहीं है। तो अब सवाल आता है कि समाधान क्या है। तो सबसे पहला समाधान ये है कि उसकी लागत को कम से कम किया जाए, जिससे कि वो उसे कम से कम कीमत पे भी बेच सके। अगर लागत बहुत कम होगी तो कम कीमत पे वो बिकेगा और कम कीमत पर बिक्री पे भी उसको लाभ होगा। अब सवाल आता है कि लागत को कैसे कम किया जाए। क्या वो खाद लाना बंद कर दे, डीजल लाना बंद कर दे, ट्रैक्टर चलाना बंद कर दे? बिल्कुल। आज मैं कह रहा हूँ, हो सकता है आज के पढ़े लिखे लोगों को, हो सकता है आज के कृषि वैज्ञानिकों को, और ये भी हो सकता है कि सरकार में बैठे हुए पढ़े लिखे लोगों को ये बुरा लगेगा, लेकिन मैं एक कड़वा सत्य कहना चाहता हूँ कि आज जो भी यूनिवर्सिटीज़ में, कृषि विद्यालयों में, कृषि वैज्ञानिकों में जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं, वो सब किसान को गड्ढे में डालने वाली हैं, वो किसान के हित में नहीं है। अभी जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं और उनके जो कृषि वैज्ञानिक हैं, वो क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि 1 एकड़ ज़मीन के लिए कम से कम 60 किलो नाइट्रोजन होना चाहिए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ये पता है कि 60 किलो नाइट्रोजन जो 1 एकड़ में डलती है उसके लिए कितना गोबर लगेगा? मैं आपको बता दूँ, 1 टन गोबर में केवल 2 किलो नाइट्रोजन मिलती है। तो 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन के लिए उसे 300 कुंटल गोबर डालना पड़ेगा। और जब 1 एकड़ में इतना डालना पड़ेगा तो किसी के पास 50 एकड़, 40 एकड़, 30 एकड़ ज़मीन है, उसे कितना डालना पड़ेगा? और इतना गोबर डालने के लिए उसे कितने मवेशी पालना पड़ेंगे? 300 कुंटल गोबर के लिए उसे बहुत सारे मवेशी चाहिए। वो 1 एकड़ की ज़मीन लेके बैठा है, इतने मवेशी कहाँ से लेगा? वो अपने आप को नहीं पाल पा रहा, मवेशी को कहाँ से पालेगा? फिर एक और बात कहते हैं ये कृषि वैज्ञानिक, ये जितने भी कृषि की यूनिवर्सिटीज़ के पढ़ाने वाले लोग हैं, ये केवल टेबलों पर बैठ कर के सारी चीज़ों को बनाते हैं, लेकिन उस ज़मीन में नहीं जाते जहाँ पर वो किसान आत्महत्या कर रहा है। एक बार कृषक के साथ कृषि वैज्ञानिक ज़मीन पे काम करे, उसे पता लग जाएगा किसान क्यों आत्महत्या करता है। ये जो लागत है ये इसलिए भी बढ़ रही है कि अब इतना खाद, अब वो कहता है कि आप अगर इतना गोबर नहीं डाल सकते तो 150 कुंटल कंपोस्ट डाल दीजिए। 300 कुंटल गोबर नहीं डाल सकते तो 150 कुंटल कंपोस्ट डाल दीजिए। भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ कंपोस्ट क्या है। ये भी एक वर्मी कंपोस्ट है जो बाहर से हलसिया नाम का केचुआ बुलवा करके और गोबर के साथ दिया जाता है। लेकिन 300 कुंटल गोबर न सही 150 कुंटल गोबर की भी जो कंपोस्ट बनती है वो कोई थोड़ा गोबर की मात्रा नहीं होती। इतना गोबर जो है हिंदुस्तान के अंदर हमारी ज़मीन में नहीं मिल सकता। अब सवाल आता है तो फिर क्या किया जाए। मेरा सोच ऐसा है, मैंने बायो से, यानी जो बायोलॉजी है, एक विषय है, सब्जेक्ट है, उससे मैंने बीएससी किया है। एग्रीकल्चर भी मेरा विषय रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 150 वर्षों से मेरा परिवार, मेरे पूर्वज खेती से जुड़े हुए हैं, वो जूझ रहे हैं, देख रहे हैं इसमें क्या परेशानियां हैं। तो मैंने कुछ अनुसंधान किए हैं 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, 20 वर्षों में, थोड़ा समय निकाल करके मैंने स्वयं अनुसंधान किए हैं। मेरे पिता जो है 99 ईयर्स ओल्ड हो करके इस दुनिया से विदा हुए हैं और उन्होंने पूरे जीवन भर खेती की है। उनका भी मुझे थोड़ा सा अनुभव मिला है। मैं सोचता हूँ कि आज अगर किसान इस बात को समझे कि लागत को कैसे शून्य किया जा सकता है, तो मैं बताऊँगा कि आज जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं, इनकी पढ़ाई को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। क्योंकि ये पढ़ा करके जो किसान को बता रहे हैं और उसमें किसान
फल फूल नहीं रहा है, बर्बाद हो रहा है। सर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी पूरे जिस तरह से देखा गया कि कोरोना को लेकर जब भारत को लॉकडाउन किया गया है तब समथिंग 8.5 करोड़ मजदूरों ने अपने शहर अपने देश की तरफ रुख किया है, उनका पलायन किया है। जब इतना मजदूर अपने काम दाम को छोड़कर, जो कि जाहिर सी बात है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बिताने के लिए कुछ कमाने की आस में शहर की ओर जाता है, लेकिन वही मजदूर जब पूरे भारत को लॉकडाउन किया गया तो वो अपने घर जाता है, उसको फिक्र होती है बीवी बच्चों की। अब सवाल यह उठता है कि जब वो घर जाता है तो इस तरह हर मजदूर किसान नहीं है। और प्रधानमंत्री जी हमारे आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो उसको लेके आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर क्या कहेंगे आप? मैं ऐसा सोचता हूँ कि केवल ये कॉन्सेप्ट रख देना और ये एक कोटेशन बोल देना कि हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत को बनाएंगे, मैं सोचता हूँ आत्मनिर्भर भारत को हम पीछे बनाएं, पहले उसकी भूमिका को तैयार करें। ये जो लोग जो मजदूर के रूप में, किसानों के रूप में आज हमारे देश में जो मजदूर वर्ग भी है, तो वो कम से कम 90% किसानों का ही है, 90% देहातों का ही है। हमारा जो भारतवर्ष जो देश है वो केवल 2-4% शहरों का नाम भारतवर्ष नहीं है, 80% देहात का नाम भारतवर्ष है। हमारे भारत के अंदर 80% गांव हैं जो इस भारत में निवास करते हैं, वो है असली भारत। और उस असली भारत का ही युवा है जो शहरों में काम के लिए घूम रहा है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि अपने पिता को जब उसने देखा कि खेती में फ़ायदा नहीं हुआ, आत्महत्या कर ली, तो वो लड़का आत्महत्या करने के लिए घर पे या खेती पे क्यों रुकेगा? वो सोचता है चाहे मुझे झाड़ू लगाने का काम मिल जाए लेकिन खेती का काम ना मिले, लेकिन गांव का काम ना मिले। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि उसके घर में आत्महत्याएं हो रही हैं। इसको रोकने के लिए अगर सरकार कृषि को आकर्षक बनाती है, अगर उसे फ़ायदे का सौदा बनाती है, तो वो लोग जो बाहर जा रहे हैं वो बाहर न जाकर के खेती की तरफ आएंगे। अरे आप लोगों को नहीं मालूम, शायद आपने कभी इस बात पे सोचा भी नहीं होगा, जो एक नई बात मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। आज किसानों के जो युवा हैं वो केवल घर छोड़कर नहीं जा रहे हैं, सामाजिक स्थितियाँ इतनी बुरी हैं कि उन युवाओं की शादियाँ भी नहीं हो रही हैं। एक किसान अपनी बेटी को किसान के घर नहीं देना चाहता। क्यों? उसे डर है कि ये किसान कहीं आत्महत्या कर लेगा तो मेरी बेटी विधवा हो जाएगी। सर कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है, जिस तरह से आपने बात की कि एक किसान आज डरता है कि अपनी बेटी की शादी किसी किसान से ना कर दे, क्योंकि किसानों की इतनी बड़ी समस्या है कि किसान आत्महत्या कर लेते हैं जिंदगी की उलझनों में जूझते हुए। एक बहुत अहम और एक बड़ा विषय बनता है यह जो आपने बात रखी है, काफ़ी गंभीर विषय है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, जिस तरह से सरकारें आती हैं जाती हैं और हजारों से वादे करती हैं आम लोगों से, क्या इन सब के पीछे एक शिक्षा, आप तो एक प्रिंसिपल हैं, पढ़ाई लिखाई हर इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरी है। जब तक इल्म हासिल नहीं होगा इंसान तरक्की नहीं कर सकता। तो इसके पीछे एक सवाल उठता है कि जाहिर सी बात है, जब किसान है, किसान के बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है किसानी के अलावा वो कुछ और भी कर सकते हैं। आप किसान के साथ प्रिंसिपल भी हैं, 5 डिग्रियाँ भी हैं। और भी एक सवाल है कि जिस तरह से किसान के बच्चे अगर बाहर निकलते हैं तो इंजीनियर भी बनते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स बनते हैं। आज देखा जाता है कि पूरी दुनिया में नासा जैसी बड़ी बड़ी वैज्ञानिकों के साथ हमारे भारतवर्ष के युवा काम कर रहे हैं। तो शिक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। आज इतना कंपटीशन का युग है कि जिन डॉक्टरों इंजीनियरों की हम बात कर रहे हैं उनका कितना प्रतिशत है और कितना प्रतिशत बेरोजगारों का है, ये इस तरफ हम थोड़ा ध्यान दें। आज प्रतिवर्ष करोड़ों बच्चे जब शिक्षा की डिग्री लेकर के निकलते हैं तो चुनिंदा लोग डॉक्टर, इंजीनियर, IPS और IAS बन पाते हैं। फिर बाकी बच्चे जो हायर एजुकेशन तो ले चुके हैं लेकिन इसके बाद वो मिट्टी खोदने के लिए या चपरासी के लिए मजबूर होते हैं। तो हमारी शिक्षा में कहीं ना कहीं एक ऐसी कमी ज़रूर है कि एक हायर एजुकेटेड व्यक्ति आज जो है हल चला रहा है, मिट्टी खोद रहा है, गांव में काम कर रहा है या कहीं स्वीपर बनने के लिए भी तैयार है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैं ऐसे युवाओं को जानता हूँ जो मास्टर डिग्री करके किसी ऑफिस में चपरासी बनने के लिए भी आवेदन दे रहे हैं। तो ये शिक्षा का कमाल है या शिक्षा की दुर्दशा है? भाई
आज इतना क्वालिफाइड व्यक्ति हमारे देश के अंदर, इतना बड़ा युवा, इतनी बड़ी शिक्षा लेने के हमारी कहीं ना कहीं शिक्षा में भी एक ऐसी चूक है कि कुछ चुनिंदा लोग, अब आप जानते हैं कि आज एक ऐसा मंदी का दौर चल रहा है कि कारखानों के अंदर से लोगों को निकाला जा रहा है, नौकरियां खत्म हो रही हैं, सरकार नौकरी देती नहीं है, कारखाने बंद हो रहे हैं, महामंदी का युग चल रहा है। चाहे किसी भी प्रकार की फैक्ट्रियों को आप देख लीजिए, वहाँ पर आज काम बंद है। आगे भी ये महामंदी का दौर चलेगा। क्यों? क्योंकि सुख सुविधाओं की संतृप्ति या सैचुरेशन पीरियड आ चुका है। अब ऐसी अवस्था में जो क्वालिफाइड शिक्षाप्रद युवा जो अपनी डिग्रियां लेकर के घर बैठा है, वो योग्य तो है पर करे क्या? हम ऐसी शिक्षा को लाएं जो प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक व्यक्ति को, सबसे पहली बात तो यहाँ शिक्षा की बड़ी असमानता है। यहाँ गांव की शिक्षा अलग है, शहर की शिक्षा अलग है, यहाँ कई प्रकार की शिक्षा है। यहाँ राज्यों के स्तर की शिक्षाएं अलग हैं और केंद्रीय स्तर की शिक्षा अलग है। यहाँ गरीब की शिक्षा अलग है, अमीर की शिक्षा अलग है। यहाँ मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले तो शिक्षा की प्रणाली को बदला जाए, शिक्षा को समान किया जाए, जहाँ पर एक मेहतर का, एक सफाई का, एक कामगार का बच्चा और एक मिनिस्टर का बच्चा, प्राइम मिनिस्टर का बच्चा, दोनों एक साथ बैठ के पढ़ सके। पहली बात तो ऐसी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। एक सीएससी वाला, एक सीबीएसई पैटर्न का एक अलग है, एक बोर्ड पैटर्न का अलग शिक्षा है। गांव में अलग शिक्षा चल रही है, शहर में अलग शिक्षा चल रही है। गांव के जो लोग हैं वो सरकारी के उन स्कूलों में पढ़ते हैं जो 9th और 10th करने के बाद वापस खेत खलिहानों में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज शिक्षा प्रणाली को इतना बेहतर बनाया गया है कि इस तरह की नीतियां बनाई कि कहा गया कि बच्चे को पढ़ाने का काम हो या ना हो, लेकिन पिटाई नहीं होनी चाहिए और फेल नहीं होना चाहिए। जब से पिटाई नहीं होना चाहिए और फेल नहीं होने चाहिए वाली नीति बनी है, तब से बच्चे ने पढ़ना बंद कर दिया। अब जब वो फेल नहीं होगा तो 8th क्लास तक पोंगा ही ऊपर चलता रहेगा, लेकिन जब 9th और 10th और 12th के बोर्ड में पहुंचेगा तो पता लगा कि वो 12th में तो आ गया, लेकिन उसे अपना नाम लिखना भी नहीं आता। ये शिक्षा की जो 80% दुर्दशा है, ये गांव में हो रही है। सर, बढ़ते हुए आधुनिक युग को देखते हुए आज देखा गया है और सभी के सामने परिस्थितियां बिल्कुल सामने हैं कि आज शिक्षा के क्षेत्र की हम बात करें तो आज चाहे गांव की बात करें, चाहे शहर की बात करें, चाहे विदेशों की बात करें, आज सबके इतने क्षेत्र उत्पन्न हो चुके हैं। चाहे मोबाइल के जरिए देखा जाए, चाहे कंप्यूटर का ज़माना है, आज कंप्यूटर के जरिए देखा जाए, तो इसके बारे में सोचना आपको और मुझे है। तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं कि हमें खुद अपने आप को बदलना होगा? हम अपने आप को बदल भी लें और हम सब कुछ सोचते हैं, लेकिन एक बात आप याद रखना कि हम डिसीजन मेकर नहीं हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत से बुद्धिजीवी हैं जो बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन उनका सोच इम्प्लीमेंट वो नहीं कर पाएंगे। इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी सरकार होती है। नीतियों को एक अच्छा सोचने वाला लागू नहीं करता, नीतियों को सरकार लागू करती है। अब सरकार में अगर ऐसे लोग नहीं हैं तो नीतियां लागू नहीं होंगी। ऐसे लोग अगर सरकार में नहीं है, जैसा कि मैं बता रहा हूं, तो फिर नीतियां कैसे? नीतियां वो लागू करते हैं जो सरकार में बैठे हैं और अच्छा वो सोचते हैं जो सरकार में नहीं है। ये तो एक ऐसी बात हो गई है कि कंघी उसके पास है जो गंजा है? और उसके पास नदारत है जो बाल रख के बैठा है। तो ये स्थितियां हमारे देश के अंदर है। एक यही बात नहीं है, इसके अलावा और भी चीज़ है। हमारी संस्कृतियों पर भी प्रहार हो रहा है। हमारी कृषि प्रणाली को भी जो है, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंग्रेज 1947 में यहाँ से चले गए, लेकिन अंग्रेजों की प्रथा, अंग्रेजों का सिस्टम, अंग्रेजों की एजुकेशन हमारे देश से आज भी नहीं गई। अंग्रेज यहाँ से चले गए, लेकिन अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे 1860 में 1875 के बीच जो अंग्रेजी कानून बने थे, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो अंग्रेजों ने कानून बनाए थे वो भारतवर्ष को गुलाम रखने के लिए बनाए थे। लेकिन 1947 के बाद भारत तो आज़ाद हो गया। अब ये कानून किसके लिए काम हो रहा है? आज भी पुलिस थाने में जब कोई रिपोर्ट दर्ज होती है और किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसको कपड़े उतारने का भी प्रावधान सरकार ने रखा है। पुलिस में कपड़े उतारे जाते हैं, चाहे वो कितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों ना हो। सोचिए, क्या ये कानून है?
लेकिन आज अंग्रेज तो बना गया, लेकिन हम भी फॉलो कर रहे हैं। हम इसे क्यों फॉलो कर रहे हैं? अंग्रेजों ने तो इसलिए फॉलो किया था कि वो इंडियन लोगों को जो है अपमान की दृष्टि से देखते थे। वो हिंदुस्तान के लोगों का अपमान करना चाहते थे, पग पग पर अपमान करते थे। लेकिन आज हम किसका अपमान कर रहे हैं? अपने ही लोगों का। तो कानून की व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है, संस्कृति की दुर्दशा को सुधारने की आवश्यकता है, शिक्षा की पैटर्न को सुधारने की आवश्यकता है। जब हर आयाम हमारा सुधरेगा तो निश्चित रूप से हमारे युवा, हमारे देश, हमारा कल्चर ऊपर बढ़ेगा। और एक ऐसा युग यहाँ पर आएगा जब एक 16 वर्ष की कन्या अपने हाथ में सोने का गोला लेकर के रोड पे उछलती हुई जाएगी और कोई आंख उठाकर उसे देखने वाला ना होगा। मैं तो ऐसे भारत की कल्पना करने वाला हूँ। सर, बढ़ती हुई दुर्दशा को देखते हुए जहाँ तक देखा जाता है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ने पर उचारू है और सभी अग्रिम दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत तो आपको या मुझे करना होगी। जिस तरह से आपने सवाल किया कि फिलहाल में जो हमारी पुरानी प्रथाएं या संस्कृति की बात की जाए तो यह सिर्फ और सिर्फ भारत की अगर हम बात करते तो आपने बताया कि भारत सिर्फ गांव और देहातों में से बनकर ही अभी फिलहाल जिंदा है। गांव और देहातों में जो 95% की आबादी जो है वो गांव और देहातों में ही देखने को मिलती है। तो कहीं आपको नहीं लगता कि वही गांव और देहातों को फिर से ही इन सब चीज़ों को जीवित करना होगा? और अगर शहर की बात करते हैं तो शहर के युवा, जाहिर सी बात है कि आज के मॉडल जमाने में और आधुनिक युग को देखते हुए अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि उनके ऊपर केंद्र सरकार, उसके ऊपर वो सरकार, इसके ऊपर ये सरकार, उन सरकारों का और उस सरकार के ऊपर WHO के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, तो वो उसके प्रेशर में, दबाव में काम कर रहे हैं। हमारी जनता की सोच क्या है, असली भारत कैसे निर्मित होगा, इस सोच से काम नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी है, तो हमारी जिम्मेदारी के हिसाब से हमने अपना प्लान बना दिया। मैं आपसे कहता हूं चलिए हम जिम्मेदार हैं, पर क्या हमारी नीतियां फॉलो की जाएंगी? कौन करेगा फॉलो? मुझे बताए वो जिम्मेदार आदमी। मुझे तो अभी तक कोई भी ऐसा जिम्मेदार आदमी नहीं मिला अभी तक, जिसको भी मैंने अपनी एप्लीकेशनें दी हैं जो ये कह सके कि हाँ ये सिंगल विंडो का एक ऐसा प्रोग्राम है, यहाँ आप अपनी समस्या को, अपने प्लान को रखिएगा और ये सेंटर तक पहुँचेगा और अगर सही हुआ तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मुझे बताएं ऐसा कोई व्यक्ति है? सर, कहीं ना कहीं आपने अभी एक बात रखी है और आपने ही बात कही है कि हमारा सारा सिस्टम ही करप्टेड है। सरकार के ऊपर दूसरी सरकार, कहीं WHO और एक के ऊपर एक कहीं ना कहीं दबाव बढ़ता जाता है। तो सरकार, आपने कहा है अभी कि मैंने इतनी जगह आवेदन दिए हैं और इतनी जगह अपनी आवाज़ को, बात को रखा है, प्लान को रखा है, लेकिन आपकी आवाज़ को उठाया नहीं गया। लेकिन कहीं ना कहीं एक शिक्षा ही सामने आती है। जब एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो वो अपने हक की आवाज़ उठा सकेगा। जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ भारत के कानून में, संविधान में एक दिया गया है कि हर नागरिक को अपनी बोलने की, कहने की, सोचने की और करने की आज़ादी है। फिर हम किसी के गुलाम क्यों हैं? देखिए, ये कहने की बात है कि हर व्यक्ति हर अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हर प्रकार की योग्यता फ्री में आदमी को नहीं मिलती। आज वो टेक्निकल शिक्षा लेने के लिए जो बच्चे गांव से आते हैं, उनके पास तो 2 जून की रोटी भी नहीं है। वो यहाँ के कॉलेजों की आप फीस तो देखिए, आप मेडिकल कॉलेज की फ़ीस, इंजीनियरिंग कॉलेज की फ़ीस, यहाँ के टेक्निकल कॉलेजों की फ़ीस। बच्चे हर अच्छी चीज़ को लेने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन सक्षम हों तब ना। अगर वो सक्षम नहीं होंगे तो केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से काम होने वाला नहीं है। मैं सब कुछ कहने के लिए स्वतंत्र हूं, लेकिन पाने के लिए सक्षम नहीं हूं, तो मेरी इस स्वतंत्रता को क्या मैं चाटूंगा? क्या होगा इस स्वतंत्रता से? केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या मुझे शीर्ष पर पहुंचा देगी? कदापि नहीं। सर, कहीं ना कहीं इन सब बातों का और इन सब सवालों का चुनाव तो हमें खुद करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन इन चुनाव के साथ जो कुछ ऐसी नीतियां, कुछ ऐसी पॉलिसीज, कुछ ऐसे काम हैं कि हम कितना भी चिल्लाएं, वो सरकारी स्तर पर ही होना है। जो बड़े बदलाव हैं, बड़ी नीतियां हैं, बड़े काम हैं, बड़े बदलाव हैं, मैं कितनी भी अच्छी बात करूं, वो मेरे द्वारा नहीं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होना है, एक बड़ी सरकार के द्वारा होना है। हम अच्छी बातों को कह सकते हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अब मान लीजिए मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूं, अब अगर आप मुझे कुछ
ज़्यादा घंटों का समय देंगे तो मैं आपके इस प्रोग्राम पे शिक्षा कैसी होनी चाहिए, समझे मेरी बात को, कृषि प्रणाली कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल उठाऊंगा। सरकार करे अथवा ना करे, मैं उठाऊंगा। आप इस तरह का प्रोग्राम सेटल करिए जिसमें एक समय दीजिए शिक्षा के लिए, एक समय दीजिए कैसी देश की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, एक मुझे समय दीजिए कैसी देश की कृषि प्रणाली होनी चाहिए, एक समय दीजिए कैसा देश का स्वास्थ्य होना चाहिए। हम उन बातों को रखेंगे, सरकार तक भेजेंगे। सरकार, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति सरकार में हो, कोई हो सकता है हमारे विचारों का, कोई हो सकता है परमात्मा ऐसे व्यक्ति को शासन में कहीं हो जो इस बात को सुने और उस पर इम्प्लीमेंट कर दे। तो मैं कृषि के विषय में भी एक प्रणाली मेरे दिमाग में है जो बिना लागत के किसान को समृद्ध बना सकती है, खुशहाल बना सकती है। और शिक्षा प्रणाली भी है जो हर एक बच्चे को इस देश के अंदर काम दिला सकती है। हम आज केवल और केवल सरकार पर निर्भर होकर के बैठ गए हैं और या तो सरकार काम दे या हम निकम्मे होकर घर बैठें। इसके अलावा बताइए आज 90% घरों में क्या हो रहा है। आज हमारे घरों के अंदर मास्टर डिग्रियां कर करके हमारे बेटे बेटियां बैठे हुए हैं, लेकिन 90%, 100% लोग डिग्रियां तो लेके बैठे हैं, 5-10%, 2%, 1% लोग हैं जो उस डिग्री के आधार पर कोई काम कर पा रहे हैं, कोई नौकरी ले पा रहे हैं। चलिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं शिक्षा की आपने बात करी और सरकार पर निर्भर ना होकर खुद आत्मनिर्भर की बात करते हुए आपकी बात से मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं सरकार को फिर एक कड़ा कदम उठाना चाहिए कि एक स्वास्थ्य सेवाओं को और शिक्षा सेवाओं को सरकार को क्या फ्री कर देना चाहिए आम नागरिकों के लिए, आम युवाओं के लिए, ताकि उसका चुनाव वो खुद अपने स्तर पर कर सकें। बिल्कुल, मैं केवल फ्री कर देना चाहिए, सबको फ्री करना चाहिए, इस मद में मैं नहीं हूँ, इस पक्ष में नहीं हूँ। और सवाल ये नहीं है कि फ्री कर देना चाहिए, सवाल ये नहीं है कि शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली, कृषि प्रणाली फ्री हो या पेमेंट वाली हो, ये सवाल नहीं है। सवाल है कैसी हो, शिक्षा प्रणाली कैसी हो, कृषि प्रणाली कैसी हो, स्वास्थ्य प्रणाली कैसी हो। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्लान हैं, हमारी जो योजनाएं हैं, उसमें जब व्यक्ति बेरोजगार ही नहीं होगा तो सरकार से कुछ मांगने का सवाल नहीं होगा। जब व्यक्ति अस्वस्थ ही नहीं होगा तो स्वास्थ्य पे लगाने का काम ही नहीं होगा। तो इस तरह की इस सवाल फ्री होने का या पेमेंट देकर के एडमिट होने का नहीं है, सवाल है प्रणाली को बदलने का, कैसी प्रणाली होना चाहिए। तो सर, आपके नज़रिए से कैसी प्रणाली होनी चाहिए? और आपकी नज़रिए से जिस तरह से आपने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य और कृषि प्रणाली को लेकर आप बोलना चाहते हो, तो आपके नज़रिए से क्या होना चाहिए? ये एक ऐसे विषय हैं कि आप मुझसे अगर इसमें 2 मिनट में इसका उत्तर चाहेंगे कैसी होना चाहिए, तो ये प्रणालियाँ गहन हैं, इसमें समय भी लगेगा। आप अगर मुझे उतना समय देंगे कि मैं अपनी शिक्षा प्रणाली के विषय में, कृषि प्रणाली के विषय में, स्वास्थ्य प्रणाली के विषय में बता सकूं, तो ज़रूर इन तीनों प्रणालियों की डिटेल चर्चा करूंगा और आप इसे केंद्र सरकार तक या राज्य सरकार तक पहुंचाने का दायित्व निभाएंगे। चलिए, खैर, इन सब की मुद्दों की बात करते हुए आम भारत के आम युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? फिलहाल देख सकते हैं कि पूरे भारत को कोरोना, जो कि एक बहुत बड़ी महामारी है, जो कि पूरे विश्व भर में फैली हुई है, और उसकी वजह से सभी कुछ लॉकडाउन कर दिया गया है और लॉकडाउन के मद्देनज़र सबके रोजगार और यातायात रुक चुके हैं। फिलहाल में काफ़ी युवाओं का एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर करे तो क्या करे इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? इस विषय में मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही कहना है कि हमारे सरकार में, हमारे स्वास्थ्य विभाग में, हमारे देश में, सरकार में, शासन में, प्रशासन में इतने डिग्री होल्डर और स्वास्थ्य विभाग में भी इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो उस बात को खूब जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी परेशानियों की जड़ बने हुए हैं। और वो ये है कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति, आज हम, आप, हमारे युवा, हमारा समाज उस बात से परेशान है जो टीवी और अखबारों में दिखाया जा रहा है। टीवी में आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, अखबारों में आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, कोरोना से आज ये हो गया, कल वो हो गया, इतने मर गए। अरे हम अखबारों को और टीवी को ना देखें, हम कोरोना क्या है इसको समझें।
और इससे संबंधित जो रिपोर्ट्स हैं, जो यूएसए ने बनाई है, ब्रिटेन ने बनाई है, जो मेडिकल काउंसिल ने बनाई हैं, उन रिपोर्ट्स की तरफ हम गौर करें तो हमें सच्चाई का पता लगेगा। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम इसको कोविड-19 कहते हैं, हमने नाम रख दिया कोविड-19, लेकिन ये केवल और केवल हमारे सर्दी और जुकाम से ज़्यादा होने वाला फ्लू नहीं है। जैसे हमारा सर्दी जुकाम एक फ्लू। मुझे एक बात बताइए, सर्दी जुकाम होने पर आप क्या करते हैं? लॉकडाउन करते हैं क्या? जब आपको सर्दी जुकाम होता है तो आप क्या करते हैं? क्या लॉकडाउन करते हैं? तो ये भी एक ऐसा ही वायरस है जो केवल फ्लू करता है। ये ऐसा ही है जैसे सर्दी जुकाम के अन्य वायरस होते हैं। और हमारे जो युवा हैं, जो मेडिकल साइंस में पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग में बैठे हुए लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, ये जो मैं कह रहा हूँ इस बात को वो सुन लें, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि वायरस कभी भी स्टेबल नहीं रहता। वायरस का एक हैबिट होती है, वो हमेशा म्यूटेशन करता रहता है, अर्थात अपने स्वरूप को बदलता रहता है। सारे पढ़े लिखे और स्वास्थ्य विभाग के लोग इस बात को जानते हैं कि जब वो अपने स्वरूप को बदलता रहता है तो फिर कभी दुनिया में इसकी दवा नहीं बन सकती। सर, कहीं ना कहीं WHO ने हमसे कहा भी है और पूरे विश्व भर में इसकी काफ़ी तेज़ी से इसके व्यवहार को बदला जा रहा है। WHO ने चेताया है हमें कहीं ना कहीं कि इसके साथ ही हमें जीना पड़ेगा। कोरोना खत्म होने वाला नहीं है और काफ़ी विदेश जो हैं इसकी वैक्सीन बनाने में लगे हैं, लेकिन इसको सरकार द्वारा काफ़ी इसके प्रति जागरूक किया गया है। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि कहाँ तक आम जनता जागरूक है? WHO एक ऐसी संस्था है जिसका अक्षरशः पालन हमारे देश की ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, वो इसका पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि WHO ने तो ये भी कहा था कि भारतवर्ष में जो है 4 करोड़ लोग जो है इसके डेथ होने के शिकार होंगे, लेकिन अभी 2 करोड़ भी नहीं हो पाए, 2 लाख भी नहीं हो पाए। तो WHO का कहना क्या है? WHO तो बहुत कुछ कहता है। WHO को तो अगर आप दुनिया के लेवल पर स्टडी करके देखेंगे, अगर आप इसकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो इसको तो कई जगह खदेड़ा गया है। WHO तो इतना मूर्ख बनाने वाला काम आज देशों को, सरकारों को कर रहा है कि सच पूछो तो ये WHO हमारे देश को एडवाइस देने का काम नहीं कर रहा है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र का हम हिस्सा बनने जा रहे हैं। और उसी से ये देश आज फाइनेंशियली क्राइसिस में आ गया है। हमारे यहाँ लॉकडाउन हो गया, आज हर आदमी जो है एक दूसरे से दूर हो गया। मेरी ये समझ में नहीं आता कि जब ये केवल हमारा जो मेडिकल रिकॉर्ड हैं वो वायरस से, कोविड से, इससे संबंधित जो जानकारियां दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि केवल 0.08% ही इससे इफेक्टेड होगा, जबकि इससे ज़्यादा इफेक्ट टीबी का होता है 5 से 10%। हम उस पर ख्याल कितना करते हैं? जब हम इतने भयानक बीमारियों पे इतना ख्याल नहीं कर रहे हैं तो इस बीमारी के लिए हमने लॉकडाउन कर दिया और सारे देश को हमने फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल दिया। क्या ये हमारी समझदारी है? सर, कहीं ना कहीं सरकार ने जिस तरह से कोरोना के बचाव के लिए WHO द्वारा और विश्व बैंक से जो भी कर्जा लिया है, और उसके बाद देखा गया है कि जैसे ही कोरोना काल में पूरे भारत भर में लॉकडाउन करने के बाद समथिंग 8 करोड़ से ऊपर आम जनता ने पलायन किया है। तो उस दिशा निर्देश में आप क्या कहेंगे कि किस तरह से मजदूरों की हालत हुई है इन लॉकडाउन की वजह से? इस लॉकडाउन की वजह से मजदूर की हालत ही खराब नहीं हुई है, समाज में रहने वाले हर व्यक्ति की दुर्दशा हुई है। कामकाजी लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जितने लोग व्यापारी वर्ग के थे उनका व्यापार ठप हो गया है। काम पर जाने वाले लोगों का काम छिन गया है। और मजदूर तो जो रोज कुआं खोद के पानी पीने वाला व्यक्ति था उसका तो जीवन ही तमाम हो गया है। कई मजदूर तो सड़कों पर ही ख़त्म हो चुके हैं, कहीं दुर्घटना की वजह से, कहीं भूख की वजह से। जो टीवी में मजदूरों की हालत देखी उससे रोंगटे खड़े हो गए, आंखें भर गईं। तो ये जो चीज़ है इसका सबसे बड़ी जो खराबी है वो ये मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे मैनेजमेंट, हमारे प्रबंधन में कोई चूक हुई है, जिससे इतनी बड़ी भारी मात्रा में ये अव्यवस्था हुई और इतने लोगों को इसका शिकार होना पड़ा। हमारा जो मेडिकल तबका है
वो लोगों का ध्यान नहीं दे रहा है, वो अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहा है। ये जो कोविड-19 है ना, ये एक परेशानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इससे अरबों खरबों की कमाई होगी, इससे वैक्सीन तैयार होंगे और वो वैक्सीन फिर इंडिया को बेचे जाएंगे, और इंडिया गवर्नमेंट जैसे आपके दूसरे जो टीके हैं, जैसे आपकी दूसरी बीमारियां हैं, चेचक की बीमारी है, ये बच्चों की बीमारी है, पोलियो की वैक्सीन है, जैसे आपका ये HIV का वैक्सीन है, जिनके जो इस तरह के जो बजट हैं, ऐसा ही एक बजट अब कोविड-19 का बनने वाला है। इसमें अरबों खरबों रुपए सरकार जो है वो फिर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को देने वाली है। ये हमारे लोग कब समझेंगे कि हमारी भलाई का काम है, ये हमारे मिटने का काम है। अगर हम जैसे लोगों को सरकार के अंदर एडवाइज़र बनाया जाए तो मैं एडवाइज़र बनने के लिए तैयार हूँ। सर, आपकी नज़र से कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कोरोना की आड़ में एक बड़े व्यापार को जन्म दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़े व्यापार को जन्म दिया जाता है और जनता को गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल, कोविड-19 के तहत आज कई ऐसे काम खुल गए हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। ये कुछ ऐसी चीज़ों का बिजनेस हो गया है, और वो सारा बिजनेस इतनी जल्दी हुआ और अरबों खरबों में पहुंच गया कि जितना लोगों ने पूरे जीवन भर में कमाई नहीं की होगी, उतनी कमाई इन 2-2, 3-3 महीने के लॉकडाउन में हो गई। तो ये जो व्यवस्था है, ये सरकार को कोविड-19 से बचाने की नहीं है, बल्कि देश को एक फाइनेंशियल क्राइसिस के गड्ढे में ले जाने की है। तो इसमें हमें विचार करना चाहिए। हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जो ऊंची पदवी पर बैठे हुए लोग हैं, उन्हें ये समझना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए कि इसका इलाज केवल और केवल एलोपैथी से ही क्यों ढूंढा जा रहा है? इसका इलाज केवल और केवल वैक्सीन में ही क्यों ढूंढा जा रहा है? क्या इसका इलाज हमारी देसी पद्धति में नहीं है? क्या इसका इलाज हमारी आयुर्वेद के सिस्टम में नहीं है? मैं आपसे कहता हूँ, सरकार हमको 100 पेशेंट दे, हम 100 पेशेंट में से अगर एक को भी ठीक ना कर पाएँ तो हमारी बात को अमान्य कर दिया जाए। आज हमारे देश की मूलभूत जो चिकित्साएं हैं वो इतनी कारगर हैं कि केवल कोविड-19 क्या, दुनिया का कोई भी वायरस जो है मानव शरीर के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, और अगर आक्रमण करता भी है तो कोई भी प्रकार का जो वायरस है वो 3 से 7 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता। केवल और केवल हमें थोड़ी सी सावधानियां रखना है। अगर हम उन सावधानियों को रख करके चलते रहेंगे तो ना तो हमें लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ेगी, ना इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में आने की ज़रूरत पड़ेगी। सर, कहीं ना कहीं आपका सवाल डायरेक्ट सरकार से है और काफ़ी सवालों को पैदा भी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बेहतर जानते हैं कि यह कोई छोटी बीमारी नहीं, पूरी विश्व भर में फैली एक महामारी है, जिसको देखते हुए काफ़ी बड़े बड़े देश इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो इसका जो इलाज है, क्या आपकी तरह जो आप कहना चाहते हैं कि नॉर्मली अगर देसी इलाज इसका किया जाए, आपने बोला 100 में से 100 पेशेंट आप 100% सही कर देंगे, तो इस इतने बड़े देश जो चीन है, वुहान से शुरू हुआ, और अमेरिका की हालत काफ़ी ख़राब है, और हमारे भारत में भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, समथिंग 4.5 लाख के तकरीबन आंकड़े होते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह की बातें आपकी सही साबित होंगी? मैंने आपसे पहले भी कहा था और अभी फिर आपको दोहराना चाहता हूँ कि हम सिर्फ वही सोच समझ रहे हैं जो हमें टीवी और अखबार में बताया जा रहा है। टीवी में, अखबार में जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, हम केवल वही देख रहे हैं। मेरा ऐसा सोच है कि हम उन्हें ना देख करके मेडिकल रिपोर्ट्स को देखें, ब्रिटिश काउंसिल की रिपोर्ट को देखें, अमेरिकन काउंसिल की रिपोर्ट को देखें कि इस तरह का पिछले 5 साल में फ्लू के कितने रिकॉर्ड हुए हैं, फ्लू से कितनी डेथ हुई हैं, कोविड से कितनी डेथ हुई है, N1H1 से कितनी डेथ हुई हैं। अभी हर साल ये हालत हो रही है। अभी एक हांगकांग का वायरस भी आया हुआ था। अब प्रतिवर्ष एक वायरस आता है, आप किस किस के वैक्सीन खरीदेंगे? मेरा सवाल ये नहीं है कि किन किन देशों में क्या क्या हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि हर डेथ को अब तो एक और नियम बना दिया गया है। इंडियन काउंसिल ने, एक मेडिकल काउंसिल ने एक ये नियम भी बना दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ
हार्ट के क्राइसिस से या रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम से होती है तो उसे कोविड में गिना जाए, उसे किस में काउंट किया जाए? कोविड-19 में काउंट किया जाए। मुझे आप एक बात बताइए कि जब भी कोई व्यक्ति चाहे वो किसी भी डिसीज से मरे, अंत में दो ही चीज़ें तो प्रॉब्लम में आती हैं, या तो उसका हार्ट काम करना बंद करता है और रेस्पिरेटरी बंद होती है, इसी से तो मरता है, और उसे कोविड की लिस्ट में डाल दिया जाता है। और ये जिम्मेदारी किस पर आ रही है कि कोविड-19 से इतने लोग मरे? तो कहीं ना कहीं सर आपका सवाल है कि, और आपने एक सवाल डायरेक्ट सरकार पर लगाया है कि कोरोना की आड़ में दूसरे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। षड्यंत्र नहीं किया जा रहा है, सिर्फ इतना हो रहा है कि हमको क्या हो रहा है कि अभी तक मैं आपको कुछ अगर आंकड़े बताऊंगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपको अभी ये पता नहीं है कि हमारे देश और इस दुनिया के अंदर टीबी से कितने लोग प्रतिवर्ष मरते हैं, इस दुनिया के अंदर सर्दी जुकाम से कितने लोग प्रतिवर्ष मरते हैं, इस दुनिया के और देश के अंदर चेचक से प्रतिवर्ष कितने लोग मरते हैं, इस दुनिया में और इस देश के अंदर कितने लोग प्रतिवर्ष पोलियो से मरते हैं, इस दुनिया में कितने लोग फीवर से मरते हैं, इस दुनिया में कितने लोग सर्दी और जुकाम से मरते हैं। तो आपको सुनकर के ये हैरानी होगी कि जितने लोग अन्य बीमारियों में मरते हैं उन सबसे कम आंकड़ा इस वायरस का है, जिसके लिए इतना बखेड़ा खड़ा किया गया है। ये है समझने वाली बात। सर आखिरी सवाल कि आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जहां तक देखा जाए तो भारत की 65% आबादी इन सब से वंचित है, तो आप इस तरह से क्या संदेश देना चाहेंगे कि आम जनता जागरूक हो? मैं केवल और केवल यही संदेश देना चाहूँगा कि आम जनता को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सामान्य तरह का फ्लू है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप अपनी सावधानी रखें और कुछ ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करें। देखो, दुनिया की कोई भी बीमारी जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ठीक होती है तो दुनिया की कोई भी बीमारी का आक्रमण आपके शरीर पर नहीं हो सकता, जिसमें ये तो बहुत छोटी चीज़ है, ये वायरस तो बहुत छोटी चीज़ है। तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि हमारे देश की मूलभूत धरती पर ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं। हमारी खोपड़ी में इतने बाल नहीं है, इतनी हमारी खाद्य सामग्री है जो इन चीज़ों से निपटने के लिए काफ़ी है। जैसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सिट्रस फ्रूट यदि हम लेते हैं, यानी जिसके अंदर विटामिन सी की मात्रा होती है, ऐसे फलों का यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। इम्यूनिटी बढ़ेगी, कोविड-19 का पता नहीं होगा कहाँ चला गया। अगर हम अमरूद लेंगे, मौसमी लेंगे, टमाटर लेंगे, जो भी विटामिन सी वाले फल हैं, मैं हमारे देश की सारी जनता से और दुनिया भर की जनता से भी ये कहना चाहता हूँ कि इसमें परेशान ना हो, केवल अपनी थोड़ी सी जीवन शैली में बदलाव करें, अपने खान पान में बदलाव करें। आयुर्वेद में हज़ारों ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। हम अगर इम्यूनिटी बढ़ाने वाले थोड़ी सी भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केवल 2% विटामिन सी अगर हमारी शरीर के अंदर पहुँच जाता है तो वो दुनिया के किसी भी वायरस को हमारे शरीर से भगा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राजेंद्र पटेल नहीं कह रहा है, ये मेडिकल रिसर्च कह रही है कि केवल 2% के विटामिन सी अगर प्रेजेंस हमारी बॉडी के अंदर होता है तो वो किसी भी प्रकार के वायरस को हमारे शरीर से खदेड़ सकता है। इसका मतलब है हम उसकी गिरफ्त में नहीं आएंगे। दिक्कत यही है कि हमारी जनता कोविड-19 से नहीं मर रही है, कोविड-19 के भय और उसके इलाज से मर रही है। चलिए, धन्यवाद। आपने देखा कि राजेंद्र पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने समाज को लेकर काफ़ी बातों के सवालों का और काफ़ी सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने आम जनता को संदेश देते हुए, जागरूक करते हुए बतलाया है कि ज़रूरी नहीं है कि आप देश और दुनिया की तमाम खबरों पर ध्यान दें। हमारे आयुर्वेदिक पद्धति में, देसी इलाज में आप खुद इसका इलाज ढूंढ सकते हैं। हमारे साथ वो हर चीज़ मौजूद है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हमारे पास हर एक वो उपचार है जो आपको सेहतमंद बता सकता है और बना सकता है। इस बात को आप गहराई से सोचें। युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने काफ़ी गहरे सवाल पैदा किए हैं और जिन बातों का ख्याल हमें रखना काफ़ी ज़रूरी है। देश और दुनिया में हो रही तमाम परेशानियों का सामना और उनके जिम्मेदार भी हम ही हैं। हमको शिक्षित होना, हमको अपने देश और समाज की तमाम जानकारियों को हासिल करना
और अच्छे बुरे का ख्याल रखना ज़रूरी है। उसी के साथ आज हम अपनी बात को ख़त्म करते हुए एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जो एक बड़ी गंभीर बात है और शायद सरकार भी इस पर विचार करे तो बहुत अच्छा होगा, कि जिन उपकरणों के द्वारा टेस्टिंग की जा रही हैं, मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ, किसी भी दुनिया की फैक्ट्री में बना हुआ कोई भी उपकरण वो अपने आप में 10% की एरर रखता है। 10% की एरर का अर्थ होता है कि उसके अंदर 10% कुछ कमी बेसी उस उपकरण में हो सकती है नाप तोल करने में। ठीक इसी प्रकार से जो जांच करने, जैसे ब्लड प्रेशर नापने का जो उपकरण है, जैसे डायबिटीज़ नापने का जो उपकरण है, इन उपकरणों में आप अगर 4 उपकरणों से डायबिटीज़ को नापेंगे तो 4 रीडिंग आएंगी आपके पास। अगर आप 4 उपकरणों से बीपी नापोगे तो आपके पास 4 प्रकार की रीडिंग आएंगी। क्यों? क्योंकि उपकरण की एक्यूरेसी कभी पूर्ण दक्षता के साथ नहीं होती है। दुनिया में कोई भी फैक्ट्री किसी उपकरण को बनाती है तो उसमें 5 से 10% की एरर उसकी दक्षता को लेकर के होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मशीनों में 10% की उसकी एरर है तो 10% का अर्थ आप समझते हैं क्या होता है? 10% का अर्थ ये होता है कि अगर हम इस मशीन से किसी के वायरस की टेस्टिंग कर रहे हैं, उसमें हम अगर 100 लोगों की टेस्टिंग करते हैं तो 10 लोग तो बिना टेस्टिंग के ही कोविड में आ गए, क्योंकि वो मशीन की एरर से आ रहे हैं। आप मेरी बात को समझे, बड़ा गंभीर विषय है कि उन 10 लोगों को हमने उस कैटेगरी में डाल दिया जो कोविड-19 के पेशेंट थे ही नहीं। उसे कौन पेशेंट बना रहा है? मशीन की रीडिंग। क्योंकि दुनिया में कोई भी मशीन जो है वो पूरी दक्षता के साथ काम नहीं करती है। एक बात। और दूसरी बात, हमारी जो टेस्टिंग किट है, मैं सभी बंधुओं से, सब देश के निवासियों से और सरकार में बैठे हुए जिम्मेदारों से ये पूछना चाहता हूं कि उस किट के ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये टेस्टिंग के काम की नहीं है, रिसर्च के काम की है, जिससे आप टेस्टिंग का काम ले रहे हैं। क्या ये बात ठीक है? कितना गंभीर विषय एक सामने आता है। इसके ऊपर एक नोट दिया हुआ है। शायद आपके और हमारे सामने यह बात है, एक सोचने वाली बात होगी कि जिस तरह से राजेंद्र पटेल जी ने हमें बताया कि जो किट कोरोना के टेस्टिंग में यूज़ की जा रही है, उपयोग की जा रही है, वो टेस्ट करने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको रिसर्च के लिए उपयोग किया जा सकता है। अब देखते हैं इस पर सरकार और प्रशासन क्या कदम उठाती है। मैं हूं आदिल खान, आईना वर्ल्ड न्यूज़, भोपाल।